गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपके इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 5 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि मैंने आप लोगों का केमिस्ट्री का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अभी तक टोटल मैंने केमिस्ट्री में 117 वीडियोस बनाई हुई हैं, यानी टोटल 117 वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हुई हैं। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको वहां पे सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में केवल 4 से 5 चैप्टर्स ही ऐसे बचे हुए हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, और बहुत ही जल्द मैं इन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करवा दूंगा और आप लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो आप लोग अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका अरिहंत की बुक का है। अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन, आप उस चैप्टर में जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो गलत दिया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इसका संशोधन कर लीजिएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको यहां पे करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवलार। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है? अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है रेयॉन, जो कि क्या है? गलत है। इसका संशोधन कर लीजिएगा। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता दे रहा हूं। चैप्टर का नाम है औद्योगिक रसायन, इंग्लिश में से बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप उस चैप्टर में जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका संशोधन कर लीजिएगा, रेयॉन ये गलत आंसर दिया गया है बुक में। करेक्ट आंसर क्या होगा? केवलार होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाई चांस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आप बुक से पढ़ के जाएंगे तो ये आंसर टिक करके आएंगे और ये आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका केवलार होगा। तो इसको सही जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि सल्फापायरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए, औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर में एक औषधि का अलग से टॉपिक दिया गया है, मेडिसिन का एक टॉपिक अलग से दिया गया है, और ये पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।
लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी निमोनिया में, यानी सल्फापायरिडिन औषधि का प्रयोग किया जाता है, निमोनिया में किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, औषधि से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, और वैसे तो मैंने पहले करवाया भी हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पे लिखा हुआ है CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम है, आपको यहां पे नाम बताना है, केमिकल फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, रासायनिक सूत्र लिखा है, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। देखिए, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैलेकाइट। तो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मैलेकाइट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैलेकाइट ये कॉपर का एक अयस्क होता है। अब मैं आपको बता दूं, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी धातु और उनके अयस्क के बारे में बताया हुआ है, और एक वीडियो मैंने केवल क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाई है, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड, और करीब मैंने आपको 30+ क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। आप चैनल पर जाइएगा, इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको यहां पे अयस्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मैलेकाइट, यानी जो यहां पे लिखा हुआ था CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ये कॉपर का एक अयस्क है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैलेकाइट। मैलेकाइट का ही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया है कि कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है, इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्या लिखा है कि कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है, इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाग प्लवन विधि से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब झाग की जगह आपको यहां पे फेन भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या? फेन, फेन लिखा रहेगा, और उसके बाद प्लवन विधि आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, फेन प्लवन विधि आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे फेन प्लवन विधि बोलिए चाहे झाग प्लवन विधि बोलिए, बात एक ही होगी। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर का एक प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइड है, इस अयस्क का सांद्रण किस विधि से करते हैं? झाग प्लवन विधि से, या फिर आप बोल सकते हैं फेन प्लवन विधि से। मैं आपको बता दूं, फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब देखिए, यहां पे कॉपर पाइराइट लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है? CuFeS2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? CuFeS2 होता है, ये कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है? CuFeS2 ये होता है कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये तो आप लोगों ने खुद ही नोटिस किया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप सेब को काटते हैं, अगर आप उसको खुला छोड़ दीजिए कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित होता है लोहा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। या फिर आपको यहां पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, आयरन लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लोहा, या फिर आप बोल सकते हैं आयरन। यानी कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या, आयरन यानी लोहा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की केमिस्ट्री की, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए, बस आपको पढ़ना है। तो चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अमोनियम क्लोराइड। यानी नौसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होता है NH4Cl, ये फॉर्मूला होता है नौसादर का, या फिर आप बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे लिखा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान, यानी S की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि सल्फर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ऊपर में लिखता हूं H2SO4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा H2SO4, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो देखिए हमें सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर के नीचे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, H2 लिखा है। H से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की 1 होती है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 करेंगे, यानी इज इक्वल टू 2। यानी H2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2, तो इसकी जगह मैंने यहां पे 2 यानी 2 लिख दिया। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर इसके बाद SO4 लिखा हुआ है, तो S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, हम x मान लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन मैंने लगा दिया। फिर O4 लिखा है, O से मतलब हमारा ऑक्सीजन से होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा 4 × -2, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -8। क्या आएगा, 4 × 2 8 होता है, यहाँ पे -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो -8। अब ऊपर प्लस लगाया, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर क्या आएगा, x के बाद यहाँ पे आएगा -8। फिर इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि H2SO4 के ऊपर कोई यहाँ पे चार्ज तो है नहीं, तो यानी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया। अगले स्टेप में x तो आपका ऐसे ही रहेगा, देखिए -8 और +2, -8 और +2, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर देखिए माइनस प्लस मिलकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और लेस करने पर -6 आएगा, क्योंकि -8 यानी माइनस का साइन बड़ा और +2 यानी प्लस का साइन यहाँ पे छोटा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और फिर यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू देखिए -6 है, अब 0 तो यहाँ पे है ही बराबर के इधर, जब -6 को बराबर के इधर भेजेंगे 0 + 6 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यानी अगले स्टेप में हमें x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा,
+6 मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 होगा। यह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चंस करवा दिए, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा चैनल पर जाकर के। अगर एक बार पढ़ लेंगे ना तो जो भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा आपको उसी वीडियो से देखने को मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पी ब्लॉक। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी निम्न में से किस ब्लॉक में धातु, अधातु तथा अक्रिय गैसें सभी उपस्थित होती हैं? तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक में। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे लिखा हुआ है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 7 है, तो यह आवर्त सारणी में होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए यहां से आपको सिर्फ वर्ग बताना है, क्योंकि ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में देखिए यहाँ पे वर्ग 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है जो ये तत्व है ये आवर्त सारणी में किस वर्ग में उपस्थित होगा, बस इतना बताना है। तो वर्ग के लिए कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पहले ही दिया हुआ है, क्वेश्चन तो एकदम ईजी हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना दिया होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता, तब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले ही दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है, हम देखेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे कि बाह्यतम कोश में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आवर्त सारणी में 7वें वर्ग में होगा। अब 7 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? रोमन में इसे हम ऐसे लिखते हैं, ये। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7वें वर्ग में। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी दिया था, बस क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था यहां पे हम देखेंगे कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7वें वर्ग में हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 7th के आगे आप यहां पे ए भी लिख सकते हैं, 7th ए वर्ग में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो आपसे वर्ग पूछा गया था, तो वर्ग यहां पे 7th हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये किस आवर्त में उपस्थित है, तो आप क्या बोलते? अगर आपसे आवर्त पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? आप यहां पे कोशों की संख्या को देखते, कितने कोश हैं। देखिए ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश, यानी टोटल यहां पे 4 कोश है। यानी किस आवर्त में? चौथे आवर्त में ये तत्व उपस्थित होगा। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे लिखा हुआ है, देखिए इसको ऐड कीजिए, 2 ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 18 है, यानी 18 में 10 जोड़ेंगे 28, और यहाँ पे 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35। परमाणु क्रमांक 35 किसका होता है? परमाणु क्रमांक 35 जो होता है वो होता है ब्रोमीन का। यानी जो ये तत्व की बात यहाँ पे हो रही है, ये किस तत्व की बात हो रही है? ब्रोमीन की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप पेरियोडिक टेबल में जाके चेक कर लीजिएगा, जो ब्रोमीन है ये 7वें वर्ग में है और चौथे आवर्त में उपस्थित है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होता है इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 8 + 18 + 7 ऐड करने पर आपको 35 मिलेगा, जो कि परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ऐसे ही हम परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। अगर हमें परमाणु क्रमांक नहीं पता हो, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया होता है उसी को ऐड कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पार्ट 4 में करवाया था और इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई हुई थी मैंने। अगर आपको ट्रिक पता होगी तो क्वेश्चन को देखते ही आप अपना आंसर यहाँ पे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए यहां पे अर्ध आयु काल कितना दिया है, 10 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी एज क्या है, उसकी एज आप मान लीजिए 20 वर्ष है। क्या है, 20 वर्ष है। अब उस स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम्हारी अर्ध आयु क्या होगी, यानी तुम्हारी आधी उम्र क्या हो जाएगी, तो वो क्या बोलेगा, 20 का आधा ही तो 10 बोलेगा। यानी जब उस स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि तुम्हारी आधी उम्र क्या होगी, अर्ध आयु क्या होगी, तो पहले देखिए 20 वर्ष उस स्टूडेंट की आयु है मान लीजिए। फिर उस स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हारी अर्ध आयु यानी तुम्हारी आधी एज क्या है, तो वो 10 वर्ष ही तो बोलेगा। इसी तरीके से यहां पे अर्ध आयु काल क्या दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है। अगर मैं पूछूं पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा, पूर्ण आयु काल की बात की जाए तो 10 का दोगुना आप 20 यहां पे बोल देंगे। ठीक है 20, क्योंकि देखिए 20 का ही आधा 10 होता है। अब देखिए 20 का आधा 10 वर्ष यहां पे लिखा हुआ है ना, तो जब अर्ध आयु काल क्या है 10 वर्ष है, तो पूर्ण आयु काल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा बस। तो 10 वर्ष में आप क्या कर दीजिए, यहां पे आप ऐड कर दीजिए प्लस 20 वर्ष। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 20 और 10 मिलके यहां पे ऐड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 30 वर्ष ही तो मिलेगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है। जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में अरिहंत के दिए गए हैं इस टाइप के, सभी क्वेश्चन पर यह ट्रिक 100% वर्क करती है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा भी दिया। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अर्ध आयु काल 10 वर्ष दिया हुआ था, तो पूर्ण आयु काल 20 वर्ष ही तो होगा, क्योंकि 20 का ही आधा 10 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा, अर्ध आयु काल 10 लिखा है और पूर्ण आयु काल 20 हुआ, तो 20 का ही तो आधा 10 होगा, तभी तो अर्ध आयु काल 10 वर्ष यहां पे लिखा हुआ। तो इसी से आप समझ गए होंगे। तो 30 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे दिया, ऑप्शन बी में दिया गया। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, सिंपल वे पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और रही बात बेसिक मेथड की, तो बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और यहाँ पे आंसर भी गलत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि देखिए ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 मिनट से ज्यादा आपको समय लगेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, तो 3 मिनट वेस्ट करने से अच्छा आप 5 सेकंड के अंदर आंसर कीजिए, जो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है कि परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, यानी परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ये ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है S2O3 2- में S यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते। ऊपर मैं लिखता हूं S2O3 और इसके ऊपर देखिए निगेटिव चार्ज लगा है 2-, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हमें सल्फर की यानी S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सल्फर यानी S है कितना, 2 है ना, तो 2 × X हो जाएगा। यानी इसकी जगह S2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2X लिखेंगे। तो S2 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2X। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। O3 लिखा हुआ है, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 × -2 करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। ये -6 और यहाँ पे जो प्लस लगा प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2X - 6
इज इक्वल टू, अब देखिए H2O3 के ऊपर 2 माइनस का निगेटिव चार्ज यहां पे ऊपर लगा हुआ है, तो इज इक्वल टू -2 हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 2x इज इक्वल टू कर देंगे, -2 तो यहां पे बराबर के इधर था ही, और ये -6 जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर देखिए माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और लेस करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का साइन छोटा -2 है और प्लस का साइन बड़ा +6 यहाँ पे बड़ा है, इसीलिए 2x इज इक्वल टू जब लेस हो जाएगा तो +4 यहाँ पे आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4, या फिर x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली वो +2 मिली हुई है। तो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में +2, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिए, पढ़ लीजिएगा बस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आप डेली क्लास नहीं लेते, तो इस समय थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसीलिए डेली क्लास नहीं होती, लेकिन पहले ही मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले जितना पढ़ाया है उसको तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कि आवर्त सारणी यानी पेरियोडिक टेबल के चतुर्थ आवर्त में यानी चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी आपको बताना है कि आवर्त सारणी यानी पेरियोडिक टेबल के चौथे आवर्त में चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं, कितने तत्व उपस्थित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टोटल कितने तत्व, 18 तत्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप पेरियोडिक टेबल चेक कर लीजिएगा, चतुर्थ आवर्त यानी चौथे आवर्त में देखिएगा, सभी तत्वों को आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल आपको 18 तत्व मिलेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था कि निम्नलिखित में से व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्टर ने। ध्यान रखिए किसने किया था, रिक्टर ने। पूरा नाम इनका क्या है, देखिए जेबी रिक्टर लिखा जाता है, जेबी रिक्टर। पूरा नाम है जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी रिक्टर ने, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है, क्रीम को मृदु बनाने में, जीवाणुनाशक के रूप में, दुर्गंध दूर करने के लिए, या चेहरे पर चमक लाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा जीवाणुनाशक के रूप में, यानी चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल जो कार्य करता है वो क्या करता है, जीवाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज तक यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। 5 पार्ट का मतलब यहाँ पे टोटल मैंने आपको 75 क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व करवा दिए हैं, और एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।